हेलो स्टूडेंट्स, मैथ मंथन 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ऐसा देखा जाता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर बहुत ही इजी होते हैं, परंतु उसको ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण या कुछ अधूरी जानकारी के कारण, पेशेंस नहीं रहने के कारण वो नहीं बना पाते हैं और आसान से क्वेश्चन छूट जाते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि वो जानकारी रहते भर में भी जल्दबाजी में वो नहीं बन पाते हैं और उसको छोड़ना तो मजबूरी होता है, परंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही आसान होते हैं और उसको बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से सीटेट में हर साल 15 क्वेश्चन कंटेंट से दिए जाते हैं मैथ के अंतर्गत, जिसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कम जानकारी वाले स्टूडेंट भी उसको आसानी से बना सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है। दहाई के स्थान पर दो का गुणज है। दहाई के स्थान पर 2 का गुणज, गुणज के मतलब उसके टेबल में होना चाहिए, उसके पहाड़ा में आना चाहिए, 2 के पहाड़ा में आना चाहिए। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 का गुणज तो है, ये भी 2 का गुणज है, दहाई के स्थान पर ये भी 2 का गुणज है और ये भी 2 का गुणज है। आगे पढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है कि इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है। इसमें भी 3 का गुणज, यानी 3 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, 3 के टेबल में ये भी है और 3 का टेबल में भी। यहाँ से कोई क्लियरेंस नहीं है कि कौन सा ऑप्शन से मेरा आंसर, क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके देखते हैं तो 6 और 9 कितना होता है? 15। अभाज्य संख्या नहीं है, आंसर नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर 6 और 4 जोड़ करके देखते हैं 10 आता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। इस तरह से इसको जोड़ते हैं 9 4 13, ये अभाज्य संख्या है, ये आंसर हो सकता है। और इसको जोड़ते हैं तो ये 11 होता है, तो 11 होता है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। दोनों में से एक सही होगा। अब दोनों में से एक कौन सा सही होगा? तो जो 52 का गुणनखंड होगा। 52 का गुणनखंड ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी गलत होगा। तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप होगा। तो 8 सेंटीमीटर यानी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबाई है, एक आयत है। इस आयत को कहता है समान आयतों में, मतलब बराबर बराबर आयतों में, 4 आयत में इसको बांट दिया गया। तो इस तरह से हम इसको बीच से ऐसे कर देंगे और यहाँ पर ये बराबर बराबर बांट दिए। अब 4 आयत इससे बन गया बराबर बराबर। तो यहाँ पर जो डिवाइड किए तो लेंथ इसका, लंबाई कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर पूरा है तो ये 5 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई इसका है 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब छोटा एक आयत बन गया, यहाँ भी छोटा एक आयत बन गया, ये सब बराबर है। इसमें 5 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो परिमाप हो जाएगा, बाहरी माप जो होता है उसी को परिमाप कहते हैं, और फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। इसको आसानी से ऐसे भी निकाला जा सकता है, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 10 और 4 14, 4 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह संख्या जिसे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा निम्न है। मतलब वैसे संख्या ढूंढना है जिससे 88 और 160 को विभाजित किया जाए। तो 88 को विभाजित करने पर, 88 को डिवाइड करने पर 3 शेषफल बचे, और अगर उसी संख्या से 160 को डिवाइड करें तो उसमें शेषफल 7 बचे, यही पता करना है। तो इसके लिए, ऐसे प्रश्न के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि उसमें से जो संख्या दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 88 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, जो पहले दिया हुआ उसको पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसको घटाने के बाद क्या आएगा? 85 आएगा। 160 बाद में दिया हुआ है, इसका बाद में दिया हुआ है 7, तो 160 में से 7 को घटाएंगे, 153 आएगा। अब 153 का 153 और
85, ये दोनों का HCF निकालेंगे, HCF। अब जो HCF आएगा वही आंसर होगा। तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन से सॉल्व करने में भी आसानी से ये सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि शेषफल 3 आना चाहिए, शेषफल 3 आना चाहिए, डिवाइड करें तो शेषफल 3 आना चाहिए। और किसको डिवाइड करें, 88 को डिवाइड करें तो शेषफल 3 आना चाहिए, 160 को डिवाइड करें तो शेषफल 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 3 से, ऑप्शन ए से देखते हैं। 13 से डिवाइड करेंगे इसको तो 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91, 13 छक 78। तो इसमें 10 शेष बच जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 पचे 85, यानी 17 गुने 5 करेंगे तो 85 आएगा, 5 मरतबे लगेगा और 5 टाइम्स लगने के बाद 85 यहाँ पर 85 आएगा और शेष कितना बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा, जो कि 3 शेष यहाँ पर है दिया हुआ। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सही है। और 17 से इसको भी डिवाइड करके देखेंगे तो ये 9 मरतबे में कितना आएगा, 9 टाइम्स इसको पढ़ेंगे तो 153 आएगा और शेष बच जाएगा 7, जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन के सहारे से भी पता किया जा सकता है, आसानी से हल किया जा सकता है। तो जो भी सुविधा हो उस तरीके का इस्तेमाल करके और सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है मालिनी के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और राशि 105 है, 105 रुपये है, तो 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्रमशः कितना है, ये पता करना है। तो क्या क्रमशः 26 और 10 है, क्रमशः 25 और 11 है, क्रमशः 21 और 15 है, क्रमशः 24 और 12 है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, इसको चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। अगर 2 रुपये के सिक्के 26 सिक्के हैं तो उसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 52 रुपये हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 10 रुपये के 5 सिक्के तो इसका वैल्यू 50 रुपये, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 102 रुपये, जो कि ये गलत है, ये नहीं होगा। 105 आना चाहिए, 102 रुपये आ रहा है तो 105 रुपये आना चाहिए, इसके लिए ये गलत हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो 2 रुपये के 25 सिक्के मतलब 50 रुपया, और प्लस 2 रुपये के 25 सिक्के और 5 रुपये के 11 सिक्के, 5 रुपये के 11 सिक्के का मतलब हो गया 55 रुपया, उसका वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हो गया इसका 105 रुपया, जो कि 105 रुपये आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न कहता है 270 सेंटीमीटर लंबी तार को 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। मतलब 270 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको एक आयत के रूप में बनाया गया, एक आयत के रूप में बनाया गया, इस तरह से आयत के रूप में बनाया गया। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, अगर 50 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है तो उसकी लंबाई क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। 50 सेंटीमीटर है तो आयत के आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया, दोनों मिला करके 100 सेंटीमीटर हो गया। 100 सेंटीमीटर पहले से कितना था, 270, उसमें से 100 सेंटीमीटर घटा लेंगे, बच जाएगा 170 सेंटीमीटर। अब बाकी का ये दोनों भी बराबर होगा, यानी कि पूरा जो लंबाई है बचा हुआ उसको 2 भाग में बांट देंगे। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में लगेगा और ये फिर 5 बार में, यानी 85 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका। 85 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत ही आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं सीटेट में, और उसको पेशेंस के साथ अगर
सावधानी से पढ़ा जाए और उसको बनाया जाए तो ऑप्शन से ही कई प्रश्न को हल किया जा सकता है और कुछ को बेसिक जानकारी के तहत भी इसको हल किया जा सकता है। बहुत ही हर सेट में देखा गया है कि 10 प्रश्न ऐसे होते हैं 15 में से, जिसमें से 10 प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल ही घबराना नहीं है, बिल्कुल ही ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आता है। बिल्कुल ही आसानी से 10 प्रश्न को हल किया जा सकता है और आप भी हल कर सकते हैं। अगर आप विशेष नॉलेज नहीं रखते हैं मैथ में, फिर भी आप 10 प्रश्न का जवाब इसमें से सही दे सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।